अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, ये मास पर यूनिट एरिया में एक ऐसे फंक्शन की वैल्यू में गिवन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज। ठीक है, तो हमसे ये डायरेक्ट बस बात ये पूछ रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पर्टिकुलर डिस्क का जिसका मास पर यूनिट एरिया ऐसे गिवन है, आपकी जो लाइन है, जो आपका एक्सिस है, वो ऐसे पास कर रहा है। मान लो ये डिस्क है आपकी, ये इस प्लेन में बनी हुई है, एक्स वाई प्लेन में बनी हुई है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में आपकी डिस्क बनी हुई है और जेड एक्सिस पर ऐसे करके, जेड एक्सिस पर ऐसे करके ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एक एक्सिस जा रहा है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो देखो ये बहुत ही टिपिकल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यों आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये दे दिया, मास पर यूनिट एरिया दे दिया। अगर आपने कोई भी अच्छी बुक सॉल्व करी होगी, जैसे एचसी वर्मा सॉल्व करी होगी, तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सीबीएसई सॉल्व करी होगी तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही होगी, क्योंकि सीबीएसई में नॉर्मली ऐसे सवाल शायद नहीं दिए जाते। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है इसने मास पर यूनिट एरिया, कहने का मतलब है इसने हर एरिया के अनुपात में हमें मास दे रखा है। मतलब कहने का मतलब है अगर आपके पास ये टोटल डिस्क यहाँ पर गिवन है तो इस छोटे से चंक का क्या मास पर यूनिट एरिया होगा, इसने हमें दे रखा है। अच्छा, कंसेप्ट क्या लगेगा, वही लगेगा कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या होता है I इक्वल टू mr²। अच्छा, अब I इक्वल टू mr², हमें पता है कि अगर कोई डिस्क है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ही आंसर उसका पता होता है, I इक्वल टू हाफ mr² होता है। लेकिन हमें उसके डायरेक्ट मतलब से मतलब नहीं होता, हमें बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल उसे डिराइव करना है, जैसा हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसमें लगाएंगे। कैसे, देखो, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज कर रहा है। कहने का मतलब है अगर मेरा R1 है और मैं यहाँ पर हूं तो वो कुछ अलग है, अगर मेरा R2 है यहाँ पर तो वो कुछ अलग है, अगर मेरा R टोटल कैपिटल R है तो वो कुछ अलग है। कहने का मतलब जैसे जैसे मैं रेडियस बदल रहा हूँ वैसे वैसे वो हमारे फंक्शन के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे ऐसा तो पता है नहीं, मुझे इस चीज को जनरलाइज करना पड़ेगा। तो मैं अपना इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लूंगा, अपना डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लूंगा, अपने कैलकुलस का कंसेप्ट लूंगा। मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया जाए तो तुम यहां से एक छोटा सा चंक ले लो, छोटा सा चंक, एलिमेंट्री चंक ले लो। तो यहाँ हमें पता है, अगर तुमने मेरी लेक्चर सीरीज अटेंड करी है तो डिस्क का चंक क्या होता है, हम जो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं वो होता है एक रिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, वो होती है एक रिंग होती है। अब वो रिंग क्यों होती है, देखो, अगर हम रिंग को छोटा करेंगे तो वो सेंटर बन जाएगा, और रिंग को बड़ा कर देंगे, इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, छोटी छोटी रिंग्स लगानी शुरू करेंगे। जैसे मान लो एक और रिंग मैंने ये पेस्ट कर दी, यहाँ पर एक और रिंग मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्या बन जाएगी, आपकी पूरी डिस्क बन जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, ये हमारे पास पूरी डिस्क है। ठीक है, मेरे क्राफ्ट स्किल्स बहुत बेकार है। ठीक है, ये मेरे पास पूरी डिस्क है हमारे पास। ठीक है, अब इस डिस्क को बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर छोटी छोटी रिंग्स ले ली, जैसे ये रिंग ली। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। अगर मैं इस रिंग के अंदर एक और रिंग फिट कर दूं, ठीक है, और फिर इस रिंग के अंदर एक और रिंग फिट कर दूं, ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स फिट करता रहूं। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स अगर मैं फिट करता रहूं तो तुम देख पा रहे हो, एक रिंग, दो रिंग प्लस तीसरी रिंग प्लस और इनफाइनाइट रिंग्स क्या बना देंगी, मेरी पूरी एक डिस्क बना देंगी। वापस पूरी एक डिस्क बन के मेरे पास वापस आ जाएगी। तो इसलिए जो मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर लिया है, क्या लिया है, आपका रिंग लिया है। तो रिंग एट एनी डिस्टेंस R पे ले लो। ठीक है, छोटी सी रिंग है, मान लो एट एनी डिस्टेंस R पर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ dr लूंगा। इस रिंग की विड्थ कितनी ली, एट एनी डिस्टेंस R पे dr विड्थ ले ली। अब मुझे क्या चाहिए, I इक्वल टू mr²। ठीक है, मुझे मास चाहिए। मास किसका लूंगा, इस पर्टिकुलर रिंग का ही लूंगा मैं मास। ठीक है, अब इस रिंग का मास क्या होगा, देखो, मास पर यूनिट एरिया मुझे गिवन है सिग्मा R, मास पर यूनिट एरिया गिवन है सिग्मा R। ठीक है, तो मास ऑफ द रिंग क्या होगी, एरिया ऑफ द रिंग इनटू मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां पर मैंने क्या करा, मास ऑफ रिंग लिया, मास ऑफ रिंग इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग विच इज 2 पाई r इंटू dr इंटू
सिग्मा आर। ठीक है, ये निकल गया मेरा मास ऑफ रिंग। तो आई शुड बी इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, यही होना चाहिए। तुमने छोटा सा मास लिया, कौन सा, रिंग का मास लिया, और आर स्क्वायर की रिस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, जो भी तुम ले रहे हो यहाँ पर वेरिएबल आर, फ्रॉम आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू कैपिटल आर तक तुम इसे अप्लाई कर रहे हो। तुमने रिंग का मास क्या निकाल लिया यहाँ पर, तुम्हें पता है क्या है वो, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा आर। तो क्या हुआ ये 2 पाई आर इंटू सिग्मा आर क्या है, ए प्लस बी आर इंटू, यहाँ पर रखो आर स्क्वायर, और ये डी आर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये टोटल इंटीग्रेशन शुरू हुआ आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक का। अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। क्या आर की रिस्पेक्ट में पूरे इसको इंटीग्रेट कर देना है और फिर ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर पॉज करो, इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, मैं खुद इंटीग्रेट करूंगा, देखते हैं हम दोनों मैच करके कि किसका ऑप्शन मैच होता है। ठीक है, मीनवाइल मैंने भी सॉल्व कर लिया। तो मैंने क्या करा, जस्ट जो आर बाहर आ रहे थे, आर क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आपका क्या बन जाएगा अंदर, अगर आप आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई ए आर टू द पावर 4 प्लस बी, सॉरी 2 पाई ए आर टू द पावर क्यूब प्लस बी आर टू द पावर 4, ये अंदर का एक्सप्रेशन हमारा बन रहा था। अब अगर मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, देखो आर की 3 है, ठीक है, आपको पता है एक्स डी एक्स, अगर एक्स टू द पावर एन है डी एक्स, आप इंटीग्रेट कर दिया तो क्या बन जाता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, फॉर वो वाले इंटीग्रल जिनकी हमारे को लिमिट नहीं दी हुई थी। यहाँ पर हमें लिमिट गिवन है, लिमिट गिवन है तो कांस्टेंट लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे को लिमिट गिवन है। ठीक है, अब मैंने कह रहा r टू दी पावर 3 का क्या बन जाएगा, r टू दी पावर 4 बाई 4, और लिमिट कहां से जा रही है, 0 टू कैपिटल R, और कैपिटल R हमें गिवन है स्मॉल a। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो वैल्यूज यहाँ पर लगा दी। r टू दी पावर 4 का क्या बन जाएगा, r टू दी पावर 5 बाई 5, और लिमिट्स मैंने लगा दी तो मेरा आंसर आ रहा है a 5 बाई 5। अब इसमें से मैंने a टू दी पावर 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर से बाहर निकालने के बाद मेरे पास अंदर ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है और बाहर ऐसा एक्सप्रेशन बच रहा है। अगर हम इसे अपने टैली करते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस के अंदर हमारे क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। अब किस किस का ये सबसे पहली बात है, सिंपल सा सही आंसर निकल कर आया है, वो कमेंट्स में लिख दो कि सर मेरा पहली बार में ही आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कराने को तो मैं क्वेश्चन बड़े फास्ट तरीके से करा सकता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन आराम आराम से हम करेंगे, चिल मारो। ठीक है, बहुत सारा हमारे पास टाइम है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत स्लो करा रहा हूँ तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके देख लो अपने आप। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे जो हर कोई कर सकता है। अगर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा तो क्या पता बंदों को मोटिवेशन ही ना मिल पाए कि कैसे इस क्वेश्चन को हिट करना है। ठीक है, हर कोई कर सकता है, हर किसी को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबने सीबीएसई अच्छे से करा है, सबने सीबीएसई अच्छे से क्लियर करा है, 70% मार्क्स सबके आए, 60% मार्क्स सबके आए, सब ये कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो तुम खुद ही समझ जाओगे कि कितना आसान क्वेश्चन है। एक फिगर हमें दे दिया, फिगर में क्या दिया, एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का, एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का, यहाँ पर भी एक बैटरी है 30 वोल्ट की बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पर एक डायोड हमारे को जोड़ दी, और फिर से एक रेजिस्टेंस दे दिया हमारा 10 किलो ओम का। ठीक है, ये ए ये बी। अब ये हमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत ही टिपिकल सा, बहुत ही मतलब अजीब सा क्वेश्चन बन गया। हमने क्या करा था, हमने ऐसे वाले सर्किट सारे पढ़े हैं सर। ये देखो, ये वाले सर्किट हमने सारे पढ़े कि ऐसे एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक बैटरी दे दी, फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया। अब आप कह दो यहाँ पर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम तो एकदम से निकाल देंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर डायोड जोड़ दी है, अब हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर डायोड जुड़ी हो, ठीक है, यहाँ पर आकर तुम ट्रांसफार्मर जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आकर तुमने क्या जोड़ी है, डायोड जोड़ी है। अब हमें सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर से हमने क्या पढ़ा था, पी एन जंक्शन डायोड्स पढ़ी है, हमें डायोड्स के बारे में पता है। ठीक है, हमारे को दो चीजें पता है कि डायोड या तो फॉरवर्ड बायस हो सकती है या रिवर्स बायस हो सकती है ना। डायोड या तो फॉरवर्ड बायस होती है या रिवर्स बायस होती है। रिवर्स बायस में वो काम नहीं करती, फॉरवर्ड बायस में वो सारे काम कर देती है। तो यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट लगाऊंगा, यहाँ पर कंसेप्ट सिर्फ इतना ही लगाना है कि चेक करो सबसे पहले कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें डायोड गिवन हो, सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करो कि क्या डायोड फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। जैसे ही वो फॉरवर्ड या रिवर्स हो जाए तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पूछो कैसे, देखो
यहाँ पर देखो ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर क्या बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जुड़ा है क्या है जुड़े बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। डायोड को देखो ये कौन सा जंक्शन है पी जंक्शन, ये कौन सा जंक्शन है एन जंक्शन, पी जंक्शन पॉजिटिव 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 नेगेटिव टू नेगेटिव क्या बन गया ये फॉरवर्ड बायस बन गया, मतलब करंट यहाँ से पास हो जाएगा। एक बार करंट ऐसे पास हो जाए डायोड से तो डायोड क्या बन जाता है एक नॉर्मल वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसे क्या ले लोगे तुम एक नॉर्मल वायर की तरह से इसे ट्रीट करोगे। अब बन गया तुम्हारा ये क्वेश्चन जो तुमने कई सारी वर्कशीट्स में करा होगा अपनी, ठीक है, कई सारे सीबीएसई टाइप के क्वेश्चनों में करा होगा, नॉर्मल वही वाला हमारा क्वेश्चन बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ए और बी के बीच की वोल्टेज निकालनी है। क्या तुम निकाल सकते हो? देखो अगर नहीं निकाल सकते तो सुनो कैसे निकालना है। सबसे पहले ये निकाल लो कि भाई यहाँ पर करंट कितना चल रहा होगा। अगर मुझे यहाँ पर करंट पता चल गया तो यहाँ की वोल्टेज क्या होती है हमें पता है, वोल्टेज होती है V इक्वल टू आई आर। अगर मैं करंट इन दिस ब्रांच निकाल लूँ, अगर मैं करंट इन दिस ब्रांच निकाल दूं और उसे इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी V इन ए वी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वरना तुम KVL KCL कुछ भी लगाकर ये निकाल सकते हो। ठीक है, पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तुम भी पॉज करो और फिर हम दोनों निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कंज्यूम करने की कोशिश करो। अब चाहे तो मैं तुम्हें चमकाने के लिए इसे एक लाइन में निकाल सकता हूँ यहाँ पर, या फिर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ। तो देखो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं चमकाऊं लोगों को, मैं यहाँ चमकाने वाला नहीं हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप निकालूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए है। जिन लोगों को पता है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अच्छी बात है, कमेंट करके लिखो, फास्टली लिखो, सर मैंने विद इन 3 या 5 सेकंड निकाल दिया, मैं आपसे तेज हूँ, बहुत बढ़िया बंदे। ठीक है, और जिनको नहीं पता वो मेरे साथ फॉलो अप करते रहो। देखो कैसे, मान लो 10 है 10 है 10 है, ठीक है। अब अगर मुझे टोटल करंट निकालना है, ये दोनों किस में हो गए रेजिस्टेंस, ये दोनों हो गए पैरेलल में। मुझे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का पता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कितना है 10 10 1/10 प्लस 1/10, तो R इक्विवेलेंट कितना बन गया मेरा 5 किलो ओम। अब ये 5 किलो ओम इस वाले के साथ क्या है सीरीज में है, तो 10 प्लस 5 कितना बन गए 15। बैटरी कितनी की लगी हुई है 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो V इक्वल टू आई आर निकालने पर मुझे पता चल गया I टोटल इज इक्वल टू V बाय आर इज इक्वल टू 30/15 इज इक्वल टू 2, मेरा 2 एम्पियर का। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। V इक्वल टू आई आर लगाने के बाद, V इक्वल टू आई आर लगाने के बाद मुझे I की वैल्यू निकालनी है, I इक्वल टू R बाय V विच इज इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R विच इज इक्वल टू V आपको कितना है 30, R कितना आया टोटल आपका 15, 2 एम्पियर का टोटल करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब वो कितना यहाँ पर जाएगा कितना यहाँ पर जाएगा, देखो सबसे पहली बात है दोनों ब्रांचेस में सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस होने के तहत दोनों ब्रांचेस में क्या जाएगा सेम करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज सेम होनी चाहिए। क्यों? अक्रॉस पैरेलल है, दोनों ही अक्रॉस सेम पैरेलल पोटेंशियल के अक्रॉस लगे हुए ए और बी, तो यहाँ पर जाने वाली वोल्टेज V अक्रॉस ए बी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो करंट यहाँ पर भी आई आर इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर भी I होना चाहिए I1 I2, तो I1 शुड बी इक्वल टू I2 होना चाहिए। ठीक है, I1 शुड बी इक्वल टू I2 होना चाहिए, है कि नहीं। अब I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ जंक्शन लॉ के हिसाब से यहाँ पर अगर जंक्शन पर लगाओगे, और I1 प्लस I2 कितना बन रहा है आपका, I1 प्लस I2 आपका कितना बन रहा है, I1 प्लस I2 आपका कितना बन रहा है 2, टोटल करंट कितना आ रहा है 2, और I1 इज इक्वल टू I2 है आपका, तो कितना बन रहा है I इज इक्वल टू 2। अगर मान लो I1 इक्वल टू I2 लेट से सम कांस्टेंट K, तो K की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2/2। ठीक है, कितना आया 1, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पर भी 1 फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पर भी 1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ की वोल्टेज निकालनी है, तो देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 इंटू 10 कितना हुआ आंसर 10। क्या ऑप्शन में 10 गिवन है? जी हाँ, ऑप्शन में कहीं ना कहीं 10 आपका गिवन होगा। कहाँ है? सबसे पहला ऑप्शन मेरा 10 है। तो जिसने पहले कर लिया क्वेश्चन मेरे से, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी रैंक 2 और ज्यादा आएगी। ठीक है, और जिनको नहीं समझ आया उन्होंने मेरे साथ करा, अच्छी बात है, तुम कम से कम सीख तो गए। अब तुम उस पायदान पर पहुंच चुके हो जिन लोगों ने पहले तुमसे ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।